यमुनोत्री के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय हो चुका है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को 11:55 पर कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड में गेम चेंजर योजनाओं की जो समीक्षा जारी है, पहले आपको ये खबर दिखा देते हैं, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये लगातार बैठक जारी है जिसमें मुख्यमंत्री धामी के सामने रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं। देखिए, इसी क्रम में सीएम धामी जो हैं वो आज पेयजल और जलागम विभाग की योजनाओं की मीटिंग ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग जिसमें पेयजल निगम, जल संस्थान और जलागम के अधिकारी मौजूद हैं। सुनील प्रभात और जानकारी देंगे इस खबर पर। सुनील, क्या ये बैठक अभी भी जारी है और क्या मुख्यमंत्री धामी तक जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने रिपोर्ट रखी है? देखिए कंचन, मीटिंग अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तमाम ऑफिशियल को एक टारगेट दिया था कि 2027 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए जो तमाम विभाग हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की दो गेम चेंजर योजनाएं दें और जिन पे अगले 2 सालों में वो काम करें और उनका आउटपुट भी निकले। इसी क्रम में 42 विभागों ने अपनी दो योजनाओं की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, शासन को सौंपी है और अब मुख्यमंत्री एक एक करके विभागों की जो गेम चेंजर योजनाएं हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट सौंपने के बाद इसमें कितनी प्रगति हुई है, उनकी स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं। इससे पहले परसों आपने देखा था कि मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ऊर्जा विभाग की जो गेम चेंजर योजना है उनकी समीक्षा की थी। आज जलागम से लेकर पेयजल और जल संस्थान की जो गेम चेंजर योजनाएं हैं उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जो टारगेटेड जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, उनका स्टेटस रिपोर्ट क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। इस बैठक पर आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। देहरादून के बाद खबर विकास नगर से, जहां पर बीते दिनों हुई गौकशी की घटना के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज विकास नगर में सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोग गौकशी की घटना में शामिल आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बीती रात ही हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत करवाया, रास्ते को खुलवाया। आपको बता दें कि विकास नगर में बीते एक हफ्ते में गौवंश अवशेष मिलने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहली घटना में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, जबकि एक आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। जबकि दूसरी घटना डाक पत्थर इलाके से सामने आई। हमारे बाजार में एक आक्रोश था कि अभी आपने परसों भी देखा होगा कि हरबरपुर में गौवंश की हत्या के अवशेष वहाँ पर मिले। तो ये जो गौ हत्या हो रही है ये एक बहुत गलत है और ये हमारे बाजार में हमने शासन प्रशासन को भी कई बार इस बारे में समझाया, लेकिन कोई इसको लाइटली ले रहे थे सारी की सारी बात। उत्तरकाशी के चिलियानी सौंड में एक घर में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घर वालों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। राजस्व की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। विकास नगर की शक्ति नहर में देर रात एक कार गिर गई और हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 2 लोगों की जान बच गई है। बताया जा रहा है कि डाक पत्थर से ढकरानी जा रही कार भीमवाला के पास नहर में गिरी। घटना के वक्त कार में एक महिला, एक पुरुष, 2 बच्चे, पूरा परिवार सवार था। रेस्क्यू के दौरान पुरुष और 2 बच्चों को बचाया गया। महिला जिसका शव आज बरामद किया गया है। कोटद्वार से खबर, जहां मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एक शख्स से ठगी की गई है। ठगों ने 8 लाख की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने यहां इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के हैं ये दोनों सदस्य और पुलिस के मुताबिक ठग गैंग लोगों को घर की छत पर मोबाइल टावर लगाने का ऑफर देकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को इनके इस गैंग के और सदस्यों की तलाश है। इस गैंग के द्वारा उनके साथ कुल 8 लाख की धोखाधड़ी की गई है। यह गैंग लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर संपर्क करती है और
मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लुभावने ऑफर्स जनता को देती है और बहला फुसला कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के 2 मुख्य अभियुक्तों की पहचान करते हुए इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है और आज न्यायालय में पेश। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल की शिकायतों पर लगातार शिक्षा विभाग की अब शिकायत पर प्रकोष्ठ कमेटी को बने अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि स्कूल की शिकायत आने का सिलसिला जारी हो गया है। अभिभावक का स्कूल फीस से लेकर किताबें जो महंगी हुई हैं उनकी खरीदने का स्कूल की तरफ से दबाव संबंधित शिकायतें दर्ज करने लगे हैं। दरअसल इन दिनों प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी की शिकायत आ रही थी, जिसको देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने भी टोल फ्री नंबर जारी किया जिस पर अभिभावक अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि निजी स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं जो हम होने नहीं देंगे। देखिए, इसमें इस बीच जो है बहुत ज़्यादा शिकायतें आई थी प्राइवेट स्कूल्स की। एक तो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरी बात बुक्स की, किसी पर्टिकुलर दुकान से बुक्स लेने की बात कही है। तो उसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया, उसका नंबर है 1800-180-4275। तो उसमें अभी शिकायतें हमारी दर्ज हो रही हैं। शिकायतें का जो प्रकार अभी आ रहा है वही फीस का ही प्रकार है, और दूसरा यह है कि कुछ लोगों ने फीस जमा नहीं की होगी और टीसी चाह रहे होंगे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 15 जगहों के नाम बदले, जिसमें हल्द्वानी का नाम भी शामिल है, उसकी 2 सड़कें भी शामिल हैं। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग कर दिया गया है। आज इस रोड का नया नामकरण हुआ, जहां पर हल्द्वानी के मेयर की मौजूदगी में ये नाम लिखा गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर ये जो नवाबी रोड थी, जो हमें पुराने नवाबों की याद दिलाती थी, आज उसको बदलकर मैं समझता हूँ कि पुष्पांजलि हमने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में समर्पित की है। क्योंकि इस प्रदेश को बनाने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मैं समझता हूँ कि आज मैं हमने एक जो उत्तराखंड प्रदेश की ओर से, हल्द्वानी साहिब की ओर से पुष्पांजलि आदरणीय अटल जी के चरणों में समर्पित की है। यमुनोत्री के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी तय कर दिया गया है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय बताया गया और आज यमुना जयंती पर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 30 अप्रैल सुबह 8 बजे मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। फिर 11:55 पर कपाट खोले जाएंगे। आज यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन बैन किए जाने के फैसले पर सरकार के मंत्रियों में एक राय नहीं बन पाई है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कई लोग इस कदम को सही ठहरा रहे हैं और इसे धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी मान रहे हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन हाल के सालों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की बढ़ती संख्या ने मंदिर परिसर की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। कई इन्फ्लुएंसर धाम में आकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंटेंट क्रिएशन में जुट जाते हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को खासी असुविधा होती है। कई बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। तो ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि केदारनाथ धाम के प्रांगण में सख्ती से मोबाइल प्रतिबंधित किया जा रहा है, ताकि धार्मिक माहौल को संरक्षित किया जा सके। जबकि पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस बारे में आखिरी फैसले से पहले खुफिया विभाग की राय ली जानी चाहिए। केदारनाथ यात्रा में लोग जो हैं मंदिर परिसर में खड़े होकर रील बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से वीडियोस बन रही हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जो धार्मिक स्थान है उसकी गरिमा को भी गिराया जा रहा है और इसको टूरिज्म स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को बाबा केदार का आशीर्वाद मिले, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, लेकिन इसको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में ना देखा जाए। तो इस बार फोन जो है वो एक लिमिट के अंदर बैन किए गए हैं मंदिर परिसर के पास। कुछ तीर्थ पुरोहितों के हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, थ्रू कमिश्नर आई है कि यहाँ पर जो है कोई भी मोबाइल फिल्मिंग ना हो और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र किया जाए जिससे कि मोबाइल का उपयोग ना किया जा सके। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट मिल जाएगा और हम उसमें निश्चित रूप में होम की भी इंटेलिजेंस को लेकर के उसमें निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन किए जाने के फैसले को कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी सही ठहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी बढ़िया निर्णय है सरकार का कि इस सीजन, इस टाइम पे जब कपाट खुलेंगे तो केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल बैन करना एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ देखा। मोबाइल प्रतिबंध पर सरकार के भीतर मतभेद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे समर्थन मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस फैसले को लागू करती है या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की हर स्तर पर तैयारियां तेजी के साथ चल रही है। प्रशासन की टीम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगा हुआ है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक सभी गेस्ट हाउस ठीक किए जा रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को दिक्कतें ना हो। बद्रीनाथ धाम में अभी भी बर्फ जमा है, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है। हमारे गेस्ट हाउस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने जो भी हमारे आधारभूत आवश्यकता है गेस्ट हाउस के लिए वो ठीक कर लें, चाहे हमारे बेड है, कुर्सी है, फैन है, जो चीज जहां नहीं है। यद्यपि हमने पिछली बार में स्वयं दौरे पे गया था और सभी मैनेजर को सख्त निर्देश दिए कि वो अपनी अपनी चीजों को सुधार लें, क्योंकि यात्रा सीजन हमारी बहुत आगामी 2 मई और 4 मई से प्रारंभ हो रही है। उत्तरकाशी में भी चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। प्रशासन की टीम ने जानकी चट्टी का दौरा किया। इस दौरान यमुनोत्री पैदल रास्ते का टीम ने निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को यात्रा संबंधी काम समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से अब देखिए इसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिसमें बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रा रूट पर कुछ सड़कें खराब है। खाकरा, नौगांव और नरकोटा के पास में कई जगहों पर रोड खराब हालत में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के कई ग्रामीण इलाकों में गर्मी का सीजन शुरू होते ही पानी की समस्या हो गई है। तल्ला नागपुर और जखोली क्षेत्र के कई गांवों के पास यहां पर पानी का संकट गहरा गया है। लोगों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें बिछाई गई हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का यह भी आरोप है कि पानी की किल्लत को कई बार प्रशासन के सामने उठाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले तो 2 दिन में एक बार को पानी आता है और अभी 2-3 हफ्तों से तो बिल्कुल ही पानी बंद हो चुका है, तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं अपने। फिलहाल कैसे करते हैं व्यवस्था? फिर ये हमारे गांव के जो निजी स्रोत हैं यहाँ पर तो हैं काफी दूरी पर, और उस स्रोत के माध्यम से डब्बों में भर के पानी लेके आ रहे हैं। कि यहाँ जब ये 2 साल पहले ये नलके लगाए थे इन्होंने, तो उसके बाद से ही पानी आना बंद हो गया। उससे पहले जो सार्वजनिक लगाए थे इन्होंने, जैसे 4 परिवार जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक नलका लगा रखा था, उसमें भी 2 दिन में या 3 दिन में एक बार ही पानी आता था। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। चढ़ती गर्मी का असर कुमाऊं के तराई और भाबर के इलाके में दिखाई नहीं लगा है। बाजार में घूमते लोग राहत के लिए पानी को तलाशते हुए नजर आए, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोगों को यह आसानी से नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये मामला क्या है, उसके पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट में देखिए। सूरज की तेज तपिश कुमाऊं के मैदान को तपाने लगी है। हल्द्वानी शहर में दिन के समय पड़ रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है, लिहाजा लोग गला तर करने के लिए प्याऊ तलाश रहे हैं। कभी शहर के मुख्य बाजार से लेकर चौराहों तक में 15 से ज्यादा प्याऊ मौजूद थे, लेकिन एक एक कर सारे प्याऊ गायब हो गए और लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद हमने देखा कि प्याऊ सब हट गए हैं। बीच में मेयर साहब कह रहे थे कि प्याऊ बनेंगे, वैसे
तो हम चाहते हैं कि दोबारा फिर से प्याऊ दोबारा जहाँ पे पहले स्थापित थे तो कुछ जगहों पर स्थापित हो जाएगी। बाजार में लोग आते हैं तो थकान होती है, बाजार से बोतल खरीदनी पड़ती पानी की, तो प्यास से प्यास रुकती नहीं है। तो उसके लिए थोड़े 4-5 जगह प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए बाजार को देखते हुए। 1984-85 के दौरान में जब हम गांधी स्कूल में पढ़ते थे तो ये धर्मपुरा पर एक पुराना प्याऊ हुआ करता था, बाकायदा उसमें पक्का बोर्ड लगा था और बिल्डिंग भी पक्की थी और एक खिड़की टाइप की बनी हुई होती थी। तो प्याऊ उस जगह के नाम को ही हम प्याऊ के नाम के उस समय पुकारा करते थे। सुनसान एरिया थी। उसके बाद इधर ये मंगल पड़ाव के एरिया में था जहाँ पर ये ऑटो स्टैंड है। रोडवेज स्टेशन के पास एक प्याऊ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से प्याऊ दिखाई नहीं देते। अचानक कुमाऊं के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहर से कैसे पानी से भरे प्याऊ गायब हो गए, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कई अतिक्रमण की चपेट में आ गए तो कुछ देखभाल ना होने के चलते बंद हो गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गर्मी में राहत के लिए कदम उठाए जाएंगे। हल्द्वानी में पूर्व से ही बहुत से स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रबंधन नगर निगम के माध्यम से भी किया जाता है और कतिपय सामाजिक संस्थाओं ने भी प्याऊ स्थापित किए गए थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई है और चूँकि अभी जैसे हमारा ग्रीष्मकाल आगे बढ़ेगा तो उसको देखते हुए आवश्यक है कि इनको सुव्यवस्थित किया जाए। तो इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी और जिन सामाजिक संगठनों द्वारा पूर्व में ये स्थापित किए गए थे उनको भी सुचारू किया जाएगा। जाहिर है प्रशासन दावा कर रहा है, उम्मीद है भरी गर्मी में इस ठंडे पानी से जरूरतमंदों की प्यास बुझेगी। लेकिन इन सब के बीच जो प्याऊ गायब हो चुके हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां प्राकृतिक पानी के स्रोत अब नाले और धारे हुआ करते थे, लेकिन अब नौले और धारों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है, जिनको बचाने की जरूरत है। पहाड़ों में कम बारिश होने से भूजल का स्तर लगातार कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक पानी के स्रोत भी सूखने लगे हैं। अल्मोड़ा जिले में ही 360 पानी के नौले अपना अस्तित्व खो चुके हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में पानी की किल्लत हो रही है। वहीं अब इन प्राकृतिक नौलों और पानी के धारों को बचाने की योजना बनाई जा रही है। नौलों को जो पानी मिलता है वो वर्षा के जल से मिलता है, हाइड्रोलिक चक्र से मिलता है। जब बारिश का पानी धरती के अंदर जाएगा तभी उसको पानी मिलेगा। लेकिन आपको मालूम है जहाँ कहीं भी नगरीकरण होता है तो उसका जो पारगम्य सरफेस है अपारगम्य हो गया है, तो जब पानी अंदर जाएगा नहीं तो अपने आप ही सूखेंगे। कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले नौले थे, अब उनके अंदर पानी नहीं जा रहा है। अभी 60 नौले और भी बचे हैं, लेकिन वो भी मरणासन स्थिति में हैं। सूखते पानी के स्रोत बचाने के लिए नगर निगम लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है और जन सहयोग से नौलों के संरक्षण करने का प्लान बना रहा है, ताकि नौलों के अस्तित्व को बचाया जा सके। हम सभी जो अपने नौले धारे हैं, इन सभी नौले धारों को अपने यहाँ के जनमानस को सक्रिय करके और उनको जागरूक करके इन धाराओं को संरक्षित किया जाएगा। गर्मियां शुरू होते ही हर साल प्राकृतिक पानी के स्रोतों के संरक्षण की प्लानिंग की जाती है, लेकिन उसके बाद भी पानी के प्राकृतिक स्रोत सूखते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल शहर को जाम के जाम से बचाने के लिए प्रशासन नए प्लान पर काम कर रहा है। कालाडूंगी से आने वाले पर्यटक जिनको कैंचीधाम जाना है, उनको अब शहर में एंट्री की बजाय रूसी बाईपास से जुअलीकोट भवाली भेजने की तैयारी है। हल्द्वानी से आने वाली गाड़ियों को भीमताल या भवाली भेजा जाएगा। नैनीताल शहर में उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी होटल में बुकिंग है। कैंचीधाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बाहर से ही रूट दिया जाएगा, ताकि जाम से पर्यटकों को परेशान ना होना पड़े। पहली बात तो जो बाहर के पर्यटक हैं जिनकी यहाँ पे बुकिंग नहीं है या ऐसी बुकिंग है उन होटल्स में जिसमें पार्किंग नहीं है, उनको रूसी बाईपास और नारायण नगर में रोका जाएगा। उनको शटल के माध्यम से नैनीताल लाया जाएगा और वो अपनी गाड़ी नैनीताल लेके आ पाएंगे। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास नैनीताल में 2 व्हीलर ट्रैफिक काफ़ी हो गया है। 2 व्हीलर बाहर के लोग भी और यहाँ पे भी रेंटल बाइक के माध्यम से अधिक 2 व्हीलर्स यहाँ पे आते हैं और नैनीताल में जाम की स्थिति भी पैदा होती है। तो उसके संबंध में हमारे द्वारा 3 नई पार्किंग चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा जो 4 व्हीकल
4 व्हीलर का लोकल पार्किंग है उसके संबंध में हमारे द्वारा 2-3 नई पार्किंग चिन्हित की गई है। वहाँ पे हम 4 व्हीकल ट्रैफिक जो होता है उसको वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। उधर उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों का धरना 7वें दिन भी जारी है। स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुविधाओं का भारी टोटा है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए स्टाफ तक नहीं है। लोगों को इससे होती है दिक्कत। लोगों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दे डाली है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। ऋषिकेश की माता कात्यायनी के मंदिर में भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं, मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज रात भर मंदिर में जागरण भजन कीर्तन चलने जा रहा है और भंडारा भी होगा भजन कीर्तन के साथ ही। माँ का जो छठा स्वरूप जो माँ कात्यायनी माँ का जो विशेष पूजा की जाती है, जिन लड़कियों की जैसे शादी में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही हो, तो उनकी शांति के लिए माँ की पूजा की जाती है। और जिनकी पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती हो, उनके लिए माँ की विशेष पूजा की जाती है। अल्मोड़ा के स्याही देवी के जंगल में ग्रामीणों की वजह से आज भी ये सुरक्षित हैं। जंगल में आग लगने की सूचना पर दर्जनों गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं ताकि उनके जंगल बच सकें। अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी क्षेत्र के जंगल पिछले 1 दशक से सुरक्षित है। जहां कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ, फिर भी जंगल घने हैं और जब भी जंगलों में आग की सूचना मिलती है, इलाके के लोग और महिलाएं सभी काम छोड़कर आग बुझाने के लिए भागते हैं, जो आज उत्तराखंड के लिए मॉडल के तौर पर तैयार हो रहा है। वन विभाग भी मान रहा कि यह देश में एक नया मॉडल तैयार हो रहा। हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो इन जंगलों की सुरक्षा में इस तरीके से कदम मिला के हमारे साथ आगे बढ़ें और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं महिलाओं के जंगलों को बचाने मुहिम को लेकर 1 अप्रैल को पूरे इलाके में और दिवस मनाया जाता है, जिसमें दर्जनों गांवों के लोग शामिल होते हैं और जंगलों और खेतों में आग नहीं लगाने की शपथ लेते हैं, जिसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी अब महिलाओं को वनों के साथ जोड़कर रोजगार की योजना रही है। अगर कहीं भी आग लगती है तो पहले तो हम अपनी महिला जो हमने 9 कार्यकारिणी बनाई है, सदस्य बनाए हैं, उनको फोन करते हैं। उसके बाद महिला मंगल दल को फोन करते हैं और हमारे गांव से सभी महिला और पुरुष आग बुझाने के लिए जाते हैं। महिलाओं के द्वारा महिला मंगल दल अगर आके दशकों से यहाँ आग नहीं लग रही है तो ये अपने आप में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उन महिलाओं को आजीविका से भी जोड़ना, जो लोग इकोलॉजी बचा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से अपने कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ें, तो उनकी इकोनॉमी का भी लगातार संवर्धन, उसका आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। स्याही देवी क्षेत्र के दर्जनों गांवों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। ग्रामीणों, महिलाओं ने पिछले 1 दशक से जंगलों को आग से बचाया है, जो आज पूरे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मॉडल बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी और धामी सरकार के लिए अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष कौन होगा, इसके समीकरणों का असर राज्य की राजनीति पे भी पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बीजेपी नेता आजकल दिल्ली की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं। अगले गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होगी। माना जा रहा कि दिल्ली मीटिंग से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की कमान किसको मिलेगी, इसका फैसला हो सकता है। पार्टी कॉरिडोर्स में नए केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी कई नामों की चर्चा है, जिनमें उत्तराखंड के प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी के अगले केंद्रीय और प्रादेशिक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसको लेकर विधायक भी उत्साहित हैं। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कार्य परिषद होनी है, तो लगभग ऐसा समझ में आ रहा है कि 20 के आसपास हम राष्ट्रीय परिषद में जाएंगे। तो उससे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उससे पहले हमारे जो 6 स्टेट बचे हैं अभी,
तो इनका चुनाव होगा। और बहुत स्वाभाविक है कि हर 3 साल में हम संगठन को नए सिरे से गढ़ते हैं, इसीलिए हमने को संगठन पर्व बोला, हम पर्व के रूप में उसको लेते हैं। तो नीचे से ले ऊपर तक संगठन नया स्वरूप लेता है, नए लोगों को दायित्व मिलते हैं, पुराने लोगों के दायित्व बदलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग है संगठन की दृष्टि से। और उत्तराखंड में बीते कुछ महीनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। पार्टी नेता कहते हैं कि दिल्ली की तरफ जो इशारा मिलेगा वही होगा। इस बीच संगठन में ताजी हवा का झोंका आने तक फिलहाल विधायकों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।